If you take the dharma, I'm very much Hindu. Karmanyavadhikarasya ma phaleshu kadachana. That is what Hindu dharma says. So I'm a follower of Hindu dharma. और इसके साथ ही इस इंटरव्यू में साइमन अब्राम्स ने एस एस राजामौली जी को कई बार बीजेपी और आरएसएस के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, क्या आप हिंदुत्व प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, या देश में जो एक हिंदू राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है, आप एक उच्च समाज के उच्च वर्ग से उच्च जाति में आपका जन्म हुआ है, मतलब वो किस कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ है, किस समाज में उनका जन्म हुआ है, और आपकी फलानी फलानी पर्टिकुलर फिल्म में आपने उस कैरेक्टर को किस जाति से दिखाया है, आपने बाहुबली में जो कालकेयाज आप दिखाए हैं, क्या वहां पर आपने अपने ब्राह्मणिकल माइंडसेट को, अपने ब्राह्मणवादी विचारधारा को क्या आपने उसके माध्यम से स्प्रेड किया था? क्या कालकेयाज को जो आपने दिखाया है, आपकी फिल्मों पर ब्राह्मणवाद को स्प्रेड करने का आरोप लगता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। केवल यही नहीं, आरआरआर को लेकर भी आपने हिंदुत्व प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, हिंदू नेशनलिस्ट्स का प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, भारत में एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स है वे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मुस्लिम विरोधी मानसिकता बढ़ती जा रही है, और ऐसे समय में आपने हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली ये जो फिल्म बनाई है, इस पर आपके विचार क्या है? इंडियाज ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, the provision which written to help preserve the state's religious and ethnic identity largely prohibits members of India's Hindu majority from सेटलिंग देयर। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद भी द न्यूयॉर्कर ने एक रिव्यू किया था, और उस रिव्यू में भी उस फिल्म के अगेंस्ट इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि आप सोच नहीं सकते। इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर द आर्मी हैज ब्रूटली सब्जेक्टेड मुस्लिम्स टू एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस with tens of thousands killed, thousands of forced disappearance and extremely high incidence of rape। वो ये नहीं देख सकते कि खुद को एक गर्व से हिंदू कहने वाला व्यक्ति ऐसी सफलता प्राप्त करे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं वो जन्म के आधार पर नहीं है तो कर्म के आधार पर है। ये उन्होंने 2012 में एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था एस एस राजामौली जी ने। उसको लेकर अभी भी जो वामपंथी है, ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज मैं आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आज मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी बातें बताने वाला हूं। भारत विरोधी ताकतें किस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर काम करती है, कितना सिस्टमैटिक वे में वे भारत के विरुद्ध एजेंडा स्प्रेड करते हैं, एक हिंदू घृणा किस प्रकार से वे फैलाने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। देखिए, अभी कल परसों से आपने कई सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, हमारे देश की कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस ने एक के बाद एक लगातार आर्टिकल्स लिखे कि भाई एस एस राजामौली जी ने ऑस्कर्स से पहले अपने एथिस्ट होने को लेकर अपने विचार रखे। और जिस इंटरव्यू को लेकर ये आर्टिकल्स लिखे गए ना भारत की मीडिया के द्वारा, वो इंटरव्यू भी मैंने पूरा पढ़ा। द न्यूयॉर्कर नाम की एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडिया हाउस है, उसने एस एस राजामौली जी का इंटरव्यू लिया है। साइमन अब्राम्स नाम का एक फिल्म क्रिटिक है जो द न्यूयॉर्क टाइम्स और rogerebert.com, इन दोनों काफ़ी बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, मीडिया हाउस के लिए वो फिल्म के रिव्यूज़ करते हैं, साइमन अब्राम्स। और उन्होंने द न्यूयॉर्कर के लिए एस एस राजामौली जी का इंटरव्यू लिया है, और उस आर्टिकल को लेकर भारत के कई सारे मीडिया हाउस ने यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स लिखे कि भाई एस एस राजामौली जी ने अपने आप को अपने एथिस्ट होने को लेकर अपने विचार रखे, या फिर रिलीजन किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करता है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमारी भारत की मीडिया ने ठीक ऑस्कर से पहले स्प्रेड करना शुरू की। और देखिए, मैं तो आपको पिछले 3-4 महीने, लगभग 2-3 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से भारत में चाहे वो बॉलीवुड का इकोसिस्टम हो, या उनकी जो पपेट मीडिया है, या जो वामपंथी फिल्म क्रिटिक्स वगैरह या वोक क्रिटिक्स वगैरह है, वे किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में एस एस राजामौली जी के विरुद्ध एजेंडा स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। जब आरआरआर रिलीज हुई थी, उसी समय भी एस एस राजामौली जी को जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दिया था, और एक हिंदुत्व प्रोपेगेंडा आरआरआर के माध्यम से उन्होंने कैसे स्प्रेड किया है, ये सारी बातें उस समय आर्टिकल बनाकर लिखी गई थी। या फिर एस एस राजामौली जी के कुछ पुराने वीडियोस निकाले, उन्होंने ऋतिक रोशन पर किसी समय कुछ बात कही थी, उसको लेकर उनको ट्रोल किया गया। तो ये सिस्टमैटिक वे में उनका एक प्रकार से कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास पिछले 3-4 महीनों से हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और अभी जो हमारे देश की मीडिया ने अचानक से इतने सारे आर्टिकल्स लिख दिए ना कि एस एस राजामौली जी ने अपने एथिस्ट होने को लेकर विचार रखे, पिछले लगभग 10-11 महीनों से आरआरआर रिलीज होने के बाद से
एस एस राजामौली जी ने कई सारे अलग अलग मीडिया हाउस को इंटरव्यूज़ दिए हैं। अमेरिका में भी पिछले लगभग 4-5 महीने से वे अमेरिका में हैं और वहाँ पर भी लगातार उन्होंने 50 अलग अलग मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं। कई सारी जगहों पर उन्होंने अपने देश के कल्चर का, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का गौरव किया है, हिंदू संस्कृति का गौरव किया है। गीता के श्लोक उन्होंने पढ़कर बताए हैं, रामायण और महाभारत की महिमा उन्होंने बताई है। और केवल यही नहीं, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कई सारे अमेरिकन्स के सामने खुद के हिंदू होने को बड़े ही गर्व के साथ में कहा कि यस, आई एम फॉलोवर ऑफ हिंदू धर्मा। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आज हम रिलीजन का कंसेप्ट देखते हैं ना, उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, वो एक धर्म है, वे ऑफ लाइफ है। पर अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको रिलीजन उस दृष्टि से अगर मुझे पूछेंगे तो भाई हाँ, फिर मैं हिंदू रिलीजन से नहीं हूं। पर हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये धर्म है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। और वो उस कल्चरल आइडेंटिटी की दृष्टि से मैं बिल्कुल एक हिंदू धर्म का फॉलोअर हूं। Hinduism is a religion. It is in the present context, but before Hinduism, the religion, there existed Hinduism, the dharma. How do I say it? Philosophy. It is a way of life. It is a philosophy. So, if you take the religion, I am also not a Hindu. So, if you take the dharma, I am very much Hindu. So when I portray in the film, what I'm portraying is actually a way of life that existed for many centuries or eons behind. So I try to portray that. If you see RRR, when Ram Charan, after he turns into almost before you see him in that same getup, he utters a Sanskrit verse. Karmanyavadhikarasya ma phaleshu kadachana is a Sanskrit sloka from Bhagavad Gita. You can look at it as it is Lord Krishna has told Arjuna, so it is Hindu religion verse. But if you look at the meaning of it, the meaning of that is what's being taught for Indians, irrespective of their caste, where they're born, how to live their life. Not look at the result of what you do, but looking at the effort that you put in. That is what Hindu dharma says. So I'm a follower of Hindu dharma. कुल मिलाकर एस एस राजामौली जी ने कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारतीय सनातन संस्कृति का गौरव किया, रामायण और महाभारत का गौरव किया, गीता की महिमा अमेरिकन्स को बताई, खुद के हिंदू होने, हिंदू धर्म का फॉलोअर होने को बड़े गर्व के साथ में उन्होंने बताया। कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई सारे अलग अलग इंटरव्यूज आप देख सकते हैं। पर उन सबको इग्नोर करके उसके बारे में आपको कहीं पर कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। पर ये जिस द न्यूयॉर्कर नाम का ये जो कुछ भी इंटरव्यू लिया ना द न्यूयॉर्कर ने, साइमन अब्राम्स नाम के फिल्म क्रिटिक ने, उसमें उस पूरे इंटरव्यू में मैंने पढ़ा एक सिंगल लाइन भी ऐसी नहीं है, एक सिंगल जगह भी एस एस राजामौली जी ने मैं एथिस्ट हूं ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। ये जो जिसने इंटरव्यू लिया उसने अपने शब्द एस एस राजामौली जी के मुंह में डालने का प्रयास किया कि भाई आप एथिस्ट है ना, आप एथिस्ट है तो फिर उस पर आपके विचार बताइए। मैं आपको प्रश्न वगैरह भी बताऊंगा आगे। तो कुल मिलाकर वो जो फिल्म क्रिटिक जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने ज़बरदस्ती ये कहा कि भाई हाँ, आप एथिस्ट है तो फिर आप के इस पर विचार आगे बताइए। और देखिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल इवेंट ऑस्कर्स 13 मार्च को होने वाले हैं और उससे पहले स्वाभाविक सी बात है एस राजामौली जी को बहुत ही नाप तोल कर अपने शब्दों का उपयोग करना होगा और वैसा ही उन्होंने उस इंटरव्यू में किया। जितना भी हो सके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, क्योंकि वे भी जानते हैं कि भारत में एक पूरा इकोसिस्टम बैठा हुआ है एस एस राजामौली जी को सोशल मीडिया पर लिंच करने के लिए। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इस कारण से फिर उन्होंने ऋतिक रोशन पर कब क्या बात कही वगैरह वगैरह ऐसी बातें वो कुरेद कर निकाल रहे हैं। फिर भी उनके अगेंस्ट, एस एस राजामौली जी के अगेंस्ट कुछ मिल नहीं रहा, तो अपनी बौखलाहट में फिर एस एस राजामौली जी को हिंदुत्व प्रोपेगेंडा फैलाने वाला और जातिवादी होने का सर्टिफिकेट वगैरह ये सब बातें हमारे देश के वामपंथी कर रहे हैं। पर ऐसी कोई पर्टिकुलर एक बहुत बड़ी बात राजामौली जी के अगेंस्ट उनको नहीं मिली है। तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर ये जो उस इंटरव्यू लेने वाले ने काफ़ी सारे ऐसे विकृत मानसिकता से भरे हुए बहुत ही उठपटांग से ऐसे प्रश्न पूछे, पर एस एस राजामौली जी ने पूरी विनम्रता के साथ में अपने मन पर संयम रखते हुए, वाणी पर संयम रखते हुए
नाप तोलकर शब्दों का उपयोग करते हुए सारे के सारे उत्तर दिए। और जो बात आगे उन्होंने कही ना, रिलीजन कैसे हमें एक्सप्लॉइट करता है, ये एस एस राजामौली जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। तो वहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्या कहा कि भाई शुरुआत में तो मेरा विश्वास नहीं था हिंदू धर्म और जो पौराणिक कथाएं हैं हमारी, उस पर मेरा विश्वास नहीं था, पर हमारे परिवार में सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं और उनके साथ में फिर मैं अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में गया। वहाँ पर बिल्कुल मैं सन्यासी की तरह जीवन जीने लगा था, भगवा वस्त्र वगैरह मैंने पहने थे। ये बातें उन्होंने बताई और इसके बाद कहा कि फिर कुछ मित्रों के वे संपर्क में आए और उनके साथ में फिर वे चर्च में गए, बाइबल उन्होंने पढ़ी। और ये सब देखने के बाद में उन्होंने कहा कि फिर मुझे लगा कि भाई रिलीजन तो बस एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है रिलीजन। और ये बात बिल्कुल सही कही है एस एस राजामौली जी ने, इसमें कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने जैसा नहीं है। और इसी कारण से हमारी जो भारत भूमि है, हमारे जो इतने महान ऋषि परंपरा हमारी रही है, उन्होंने कभी भी किसी रिलीजन की स्थापना नहीं की। आप जितने भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए सच्चास्त्र है, जैसे कि मैंने कहा, वे किसी न किसी दर्शन पर आधारित है। आयुर्वेद हो, योग हो या अलग अलग जो वैदिक दर्शन हैं, उन पर वो आधारित ग्रंथ है। उन्होंने किसी रिलीजन की स्थापना नहीं की। हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को, अपने आप को कैसे हम पहचाने, अपने आत्म स्वरूप को हम कैसे पहचाने, सुखी स्वस्थ सम्मानित हम जीवन कैसे जिए, ये बातें हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। तो बिल्कुल आज जो रिलीजन का कंसेप्ट हम देखते हैं वो तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट करने का ही एक तरीका है और इसी कारण से भारत भूमि ने कभी भी किसी रिलीजन की स्थापना नहीं की। तो पर इन सब बातों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर और ऐसे दिखाने का प्रयास किया कि भाई जैसे एस एस राजामौली जी तो हिंदू संस्कृति के अगेंस्ट है, वे तो बिल्कुल नास्तिक है, एथिस्ट वगैरह ये सब बातें। हालांकि जो मैंने कहा ना, कहीं पर भी एस एस राजामौली जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि भाई हाँ मैं एथिस्ट हूँ। अब जो पहला प्रश्न इसको लेकर पूछा गया वो क्या पूछा गया आप देखिए, यू आर एन एथिस्ट। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है साइमन अब्राम्स, उसने खुद ही पहले डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम एथिस्ट हो, आप एथिस्ट हो, you are an atheist, which is little surprising given how much of your drama focuses on spirituality and faith. Do you consciously separate your personal beliefs from your movies for the sake of making better drama or reaching a wider audience? मतलब आपके फिल्मों में जो हम काफ़ी अध्यात्म और श्रद्धा को, भक्ति को हम देखते हैं, पर आप एथिस्ट है तो ये काफ़ी आश्चर्य में डालने वाला है। क्या आप अपने पर्सनल बिलीव्स को मूवीज से अलग रखते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से प्रश्न पूछा। तो इस पर एस एस राजामौली जी ने बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, इस कारण से बस कहा कि भाई मेरा जो कनेक्शन है वो अपने दर्शकों के साथ में है, वे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे और अपना समय मुझे दे रहे हैं, तो उसके बदले में मैं उन्हें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दूँ, ये केवल इस पर मेरा ध्यान होता है, बाकी विषयों पर नहीं। तो शायद इस उत्तर से जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका प्रोपेगेंडा सफल नहीं हुआ जिस उद्देश्य से उसने प्रश्न पूछा था। तो उसने फिर से क्या प्रश्न पूछा देखिए उसके अगला उसके बाद वही इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, डू यू रिमेंबर व्हेन यू फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज एन एथिस्ट? क्या आपको याद है आपने पहली बार अपने आप को एथिस्ट के रूप में कब जाना था, कब अपने आप एथिस्ट हुई आपको लगा था? और फिर अब एस एस राजामौली जी वहां पर ये तो जोर जोर से चिल्लाते हुए नहीं कहेंगे ना कि मैं तो बहुत प्राउड हिंदू हूँ, जय श्री राम, इस प्रकार से तो वहां पर वो नहीं कह सकते थे। उन्होंने जितना हो सके सटल वे में अपना सब बैलेंस करते हुए बातों का उत्तर दिया कि भाई परिवार में, जो बात थोड़ी देर पहले आपको बताई कि सभी परिवार में धार्मिक थे, उनके साथ तीर्थ क्षेत्रों में जाना, सन्यासी जैसे वो हो गए थे, फिर मित्रों के साथ में चर्च गए, बाइबल पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने लगा कि रिलीजन तो बस एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है। और इसको उन्होंने इससे पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि वे हिंदू संस्कृति को रिलीजन नहीं मानते हैं। आज की जो रिलीजन की परिभाषा है उसके अनुसार हिंदू कोई, उसमें हिंदू ये फिट नहीं बैठता है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये उन्होंने इससे पहले भी कहा हुआ है। और इसके बाद फिर उन्होंने और भी कई सारी बातें कही कि मेरे जो रामायण और महाभारत के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, आस्था है, और उनकी जितनी भी फिल्में हुए किसी न किसी प्रकार से रामायण और महाभारत से ही प्रेरित है, उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस उनके फिल्मों पर हमेशा से रहा है। और इसके साथ ही इस इंटरव्यू में साइमन अब्राम्स ने एस एस राजामौली जी को कई बार बीजेपी और आरएसएस के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, क्या आप हिंदुत्व प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, या देश में जो एक हिंदू राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है, इस पर आपके विचार क्या है? क्या बीजेपी और आरएसएस की तरफ से आप पर कोई प्रेशर बनाया जाता है कि क्या आप पर्टिकुलर तरीके से कोई फिल्म बनाइए? मतलब किसी न किसी प्रकार से उन्हें
किसी कंट्रोवर्सी में लाने का वो प्रयास कर रहे थे या बीजेपी के अगेंस्ट वो कुछ बोल दे, ताकि देश में जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही एस एस राजामौली जी के समर्थन में हैं, तो उनको किसी न किसी प्रकार से एस एस राजामौली जी के अगेंस्ट किया जाए, वे बीजेपी के कुछ अगेंस्ट बोल दे, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से एस एस राजामौली जी को फंसाने का प्रयास जो इंटरव्यू लेने वाला है उन्होंने किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया है एस एस राजामौली जी का, उनको किसी ने पीछे से चाबी भरी थी और फिर उसके जैसा ही वो वहाँ पर बस प्रश्न पूछ रहे थे। अब ये चाबी किसने भरी है, भारत से, हमारे देश के लेफ्ट के इकोसिस्टम ने, या बॉलीवुड से किसी ने, या क्या पता नहीं, क्योंकि पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर किसी ने तो चाबी भरी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इस इंटरव्यू में पूछे गए ना, वो किसी अमेरिकन के लिए इतनी सारी बातें जानना, इतनी सूक्ष्मता से एस एस राजामौली जी के बारे में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स बातें जानना, ये संभव नहीं है। सबसे पहले तो इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत में ही एस एस राजामौली जी को आप एक उच्च समाज के उच्च वर्ग से, उच्च जाति में आपका जन्म हुआ है, मतलब वो किस कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ है, किस समाज में उनका जन्म हुआ है, हाँ, और आपकी फलानी फलानी पर्टिकुलर फिल्म में आपने उस कैरेक्टर को किस जाति से दिखाया है, आपने बाहुबली में जो कालकेयाज आप दिखाए हैं, क्या वहाँ पर आपने अपने ब्राह्मणिकल माइंडसेट को, अपने ब्राह्मणवादी विचारधारा को क्या आपने उसके माध्यम से स्प्रेड किया था क्या? कालकेयाज को जो आपने दिखाया है, आपकी फिल्मों पर ब्राह्मणवाद को स्प्रेड करने का आरोप लगता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। केवल यही नहीं, आरआरआर को लेकर भी आपने हिंदुत्व प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, हिंदू नेशनलिस्ट्स का प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, भारत में एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स है वे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मुस्लिम विरोधी मानसिकता बढ़ती जा रही है, और ऐसे समय में आपने हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली ये जो फिल्म बनाई है, इस पर आपके विचार क्या है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई अमेरिकन कोई फिल्म क्रिटिक, उसको इतनी छोटी छोटी बातें एस एस राजामौली जी के बारे में पता होंगी? मुझे तो नहीं लगता। ये ज़रूर किसी ने पीछे से चाबी भरी थी और वो वहाँ पर बस बोल रहे थे। और देखिए, मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये जो द न्यूयॉर्कर, ये जो मीडिया हाउस है, इस मीडिया हाउस के इसके पहले के कुछ आर्टिकल्स मैंने अभी जस्ट सर्च किए और देखे, तो मुझे पता चला कि ये हमेशा से ही भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा नैरेटिव स्प्रेड करते आया है। दुख की बात यह है कि अमेरिका के चाहे लेफ्टिस्ट हो या नेशनलिस्ट हो, दोनों ही हमेशा हिंदुओं के विरोधी ही रहे हैं। उसमें भी फिर भी जो नेशनलिस्ट है अमेरिका के, वो किसी न किसी दृष्टि से कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत एक पॉलिटिक्स के दृष्टि से, थोड़ा बहुत भारत की दृष्टि से सही है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चाहे भारत अमेरिका के लेफ्टिस्ट हो या फिर नेशनलिस्ट हो, दोनों ही हमेशा हिंदू विरोधी ही रहे हैं। इसके पीछे कई सारे अलग अलग कारण हैं। अब जो अमेरिका के नेशनलिस्ट्स हैं, वे भारत में कन्वर्जन को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे अलग अलग एनजीओज़ को भी इसके लिए फंड करते हैं, मिशनरीज को फंड करते हैं, उनको पूरा टारगेट वगैरह उन मिशनरीज के पास में होता है कि भारत में इस वर्ष हमें इतने इतने कन्वर्जन वगैरह करने हैं। इसको लेकर कई सारे वीडियोज़ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो इस कारण से अमेरिका के जो नेशनलिस्ट है वो कोई हिंदुओं के समर्थक रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और लेफ्टिस्टों की बात करें अमेरिका के, तो उनका पहला प्रेम तो भाई चाइना है और उसके बाद में पाकिस्तान, क्योंकि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसके अनुसार जो लेफ्ट की विचारधारा है, पूरे एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हमेशा से ही अगर उसको सत्ता में बने रहना है तो उसको माइनॉरिटीज़ को अपने साथ में रखना होता है, और उसका उसी प्रकार से फिर माइनॉरिटी अपीजमेंट और वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स लेफ्टिस्टों की चलती है। हालांकि उनके इस माइनॉरिटी अपीजमेंट में या वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हिंदू कभी भी फिट नहीं होते लेफ्टिस्टों की। उन भले ही हिंदू अमेरिका में माइनॉरिटी में है, पर वो कंसिडर नहीं करते हैं हिंदुओं को माइनॉरिटी में, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर उतनी ज़्यादा कोई ऐसी ग्लोबल पॉलिटिक्स ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है, और हिंदू कोई वोट बैंक नहीं है। अलग अलग देशों में अगर हम देखें उनकी ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो हिंदू इसलिए उनके नैरेटिव में कभी भी फिट नहीं बैठते हैं। अब यहाँ पर ये साइबर अब्राम्स भी आप देखेंगे तो उन्होंने कई जगह पर ये उल्लेख किया है कि भाई आज का जो भारत है उसमें जो मुस्लिम्स के विरुद्ध सेंटिमेंट्स भारत में बढ़ते जा रहे हैं, क्लियरली भारत के विरुद्ध कुछ ना कुछ वो नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे थे, भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो उनका जो माइंडसेट बना हुआ है वामपंथी लेफ्टिस्ट, उसके अनुसार वो प्रश्न पूछ रहे थे। और मैंने जो द न्यूयॉर्कर के बारे में कहा ना, धारा 370 को जो हटाया गया था उसके बारे में भी इसी मीडिया हाउस का एक आर्टिकल है, और उस समय भी उसने जितना हो सके भारत के विरुद्ध जहर उगला था। ये देखिए, मैं एक आर्टिकल आपको पढ़कर बताता हूँ। ये उसका टाइटल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर्स हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हैज़ कास्ट 200 मिलियन मुस्लिम्स एज
इंटरनल एनिमीज। और आगे उन्होंने कहा कश्मीर के बारे में कैसे उन्होंने ये बात पूरी परिस्थिति को एक्सप्लेन किया है, आप देखिए। A week earlier, Modi's government had announced that it was suspending Article 370 of the Constitution, which grants autonomy to Kashmir, India's only Muslim majority state. The provision, which written to help preserve the state's religious and ethnic identity, largely prohibits members of India's Hindu majority from settling there. Modi, who rose to power trailed by allegations of encouraging anti-Muslim bigotry, said that the decision would help Kashmiris. मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई कश्मीर जो भारत का एकमात्र मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और उसे धारा 370 संरक्षण देता था, उस स्टेट की जो रिलीजियस और एथनिक जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है धार्मिक, उसको संरक्षण देता था धारा 370, पर मोदी सरकार ने उसे हटा दिया है। और भी बहुत सारी बातें वहाँ पर किस प्रकार से जो आर्मी है वो अत्याचार करती है, जो इंसर्जेंसी है वगैरह, जैसी परिस्थिति वहाँ पर बनी हुई है। मोदी हैड फ्लडेड कश्मीर विद ट्रूप्स एंड डिटेन्ड हंड्रेड्स ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम्स। तो मतलब वहाँ पर मुस्लिम्स पर भारतीय सेना और भारत सरकार कैसे अत्याचार कर रही है, ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है। और केवल यही नहीं, द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद भी द न्यूयॉर्कर ने एक रिव्यू किया था, और उस रिव्यू में भी उस फिल्म के अगेंस्ट इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स डिपिक्ट्स द डिकेड्स ओल्ड एक्सोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम द मुस्लिम मेजोरिटी रीजन, राष्ट्रवादियों के लिए एक परफेक्ट प्रोपेगेंडा है, ऐसा लिखा है। और हिंदुओं के नरसंहार को, उनके साथ जो हत्या, लूट, बलात्कार 90 के दशक में हुआ था, उसे उन्होंने एक्सोडस कहा है, एक्सोडस वर्ड यूज किया है। और आगे कश्मीर के बारे में जो जो बातें उन्होंने लिखी है ना, वो सुनकर आपको सच में परेशान हो जाएंगे कि कैसा एक प्रोपेगेंडा हमारे देश के वामपंथियों ने, लेफ्टिस्टों ने वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया हुआ है, कैसे वो भारत के बारे में सोचते हैं। आप देखिए, इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर द आर्मी हैज ब्रूटली सब्जेक्टेड मुस्लिम्स टू एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स किल्ड। लाखों मुस्लिम्स को कैसे वहां पर आर्मी ने मारा है, उनके ह्यूमन राइट्स की हत्या की है। थाउजेंड्स ऑफ फोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड एक्सट्रीमली हाई इंसिडेंस ऑफ रेप, उनके साथ में बलात्कार पर बलात्कार होते जा रहे हैं, अत्याचार होते जा रहे हैं। मतलब जो बातें बॉलीवुड अपने फिल्मों के माध्यम से कश्मीर के बारे में दुनिया को बताता है, वही सब बातें यहाँ पर ये एक विदेशी मीडिया संस्थान ये सब बातें लिखता है। और आगे लिखता है कि बट दिस फिल्म टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। हमें तो कश्मीर के बारे में ये पता है कि वहाँ पर आर्मी अत्याचार कर रही है मुस्लिम्स पर, ये फिल्म कुछ और ही कहानी हमें बताती है। ये लिखते हुए इस पैराग्राफ के साथ में उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के रिव्यू की शुरुआत की थी। तो ये द न्यूयॉर्कर है, और ये तो एक मीडिया हाउस है, ऐसे कई सारे भारत विरोधी मानसिकता से भरे हुए बड़े बड़े मीडिया हाउस, वॉशिंगटन पोस्ट हो, हफिंगटन पोस्ट हो, वगैरह वगैरह जो भी है, अल जजीरा, बीबीसी तो ब्रिटिश है, जो भी है, पर ग्लोबल लेवल पर कैसे भारत विरोधी एजेंडा स्प्रेड किया जा रहा है। भारत एक नई एक वैश्विक सत्ता, एक शक्ति के रूप में जो उभर रहा है, ये कई लोगों को सहन नहीं हो रहा, और इस कारण से भारत विरोधी ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है। भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार के माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हैं। पूरे विश्व में आपको दूसरा एक सिंगल देश भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर माइनॉरिटीज, सभी प्रकार के माइनॉरिटीज इतने ज्यादा सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी रहे हो। पर फिर भी भारत के अगेंस्ट इस प्रकार से प्रोपेगेंडा लगातार स्प्रेड किया जाता है। और आश्चर्य देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां से हिंदू समाप्त हो गए। और पिछले कुछ दशकों में ही हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू समाप्त हो गए। उन पर भी लगातार उनके मंदिरों पर हमले, पंडाल को जला देना, मूर्तियों को तोड़ देना, लगातार हत्या और अपहरण वगैरह की घटनाएं लगातार हम सुन रहे हैं। पर किसी एक सिंगल ग्लोबल जो ये बड़े बड़े मीडिया हाउस है ना, किसी एक सिंगल मीडिया हाउस ने भी इस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा, किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, ना ही किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर आवाज़ उठाई हुई है, कुछ नहीं, सब बिल्कुल शांत, क्योंकि ये उनके पॉलिटिक्स, उनका जो ग्लोबल नैरेटिव है उसमें ये सूट नहीं बैठता ना। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत का जो मीडिया का क्षेत्र है या फिर कला और साहित्य का जो क्षेत्र है, उस पर पूर्ण रूप से वामपंथियों का, लेफ्टिस्टों का ही कब्जा है। आज भले ही देश में 8-9 वर्षों से राष्ट्रवादी सरकार हो, पर फिर भी परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। कला और साहित्य के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं आया। और अगर आपको लगता हो कि मीडिया में कुछ बदलाव आया है,
आपको कुछ एंकर्स वगैरह थोड़ी बहुत राष्ट्रवाद की बातें करते हुए देखने को मिलते होंगे, पर आपके सामने बस ये इल्यूजन है, केवल ये भ्रम है। वो राष्ट्रवादी पत्रकार आज से 5-6 वर्ष पहले तक क्या कर रहे थे, कैसे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप देख लीजिए। आज बस अभी थोड़ी बहुत वो राष्ट्रवाद की बातें वो बोलते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो आप देख लीजिए किस प्रकार से ये सारे मीडिया हाउस वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, उनके आर्टिकल्स वगैरह आप देख लीजिए। ये मेरे अनुसार तो ये सारा केवल राष्ट्रवाद का भी कुछ लोगों ने केवल मुखौटा ओढ़ कर रखा है, पर जो ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करने की जो ताकत है वो आज भी भारत के लिप्टिस्टों के ही पास में है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की जो बड़े बड़े मीडिया हाउस ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं उनके पास में इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक ऐसी सूक्ष्म ऐसी जानकारियाँ उनके पास में होंगी? नहीं, कहीं ना कहीं से तो उनको चाबी भरी जाती होगी ना कहीं से तो उनके पास में ये बताया जाता होगा कि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आप लिखिए, ऐसे ऐसा ये नैरेटिव जो भी भारत विरोधी उनको सेट करना है। तो अभी भी मीडिया हो चाहे कला और साहित्य का क्षेत्र हो, इस पर भारत में अभी भी लेफ्टिस्टों का ही पूर्ण रूप से वर्चस्व है। और फिल्मों का तो हम तो हमेशा चर्चा करते ही हैं। कश्मीर को लेकर ही देख लीजिए, पाकिस्तान जो भाषा बोलता है कश्मीर को लेकर, वही बात हमारा बॉलीवुड भी फिल्मों के माध्यम से बोलता है कि आर्मी कश्मीर में अत्याचार करती है, भारत कश्मीर में अत्याचार करता है। इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात देखिए कि ये जो भी ताकतें हैं जो हम देख रहे हैं, एक जो हिंदू संस्कृति के अगेंस्ट जो एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, या कल्चरल जेनोसाइड जो एक हम देख रहे हैं, उस पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक फिल्म मेकर जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहता हो, उसका सफल होना वो देख नहीं पा रहे हैं। और किसी न किसी प्रकार से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से उसको वो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी न किसी प्रकार से वो कैसे एथिस्ट है और कैसे हिंदू विरोधी है ये वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही उटपटांग से प्रश्न पूछकर, घुमा फिराकर प्रश्न पूछकर सामने वाले को पूरा ऐसा ब्लॉक कर दो कि वो कुछ बोल नहीं पाए, या कुछ ना कुछ उनके एजेंडा को सूट करने वाला वो बोल दे, ताकि ऐसे आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जाए कि भाई एस राजामौली एथिस्ट है और उन्होंने तो रिलीजन को बिगटरी कहा वगैरह वगैरह। ये दिखाकर ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाए कि भाई उनको जो सफलता मिली है वो कोई प्राउड हिंदू नहीं है, जबकि एस राजामौली जी ने स्वयं ये बात कही हुई है, फिर भी अपने एजेंडा के अनुसार वो ये पूरा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वो ये नहीं देख सकते कि खुद को एक गर्व से हिंदू कहने वाला व्यक्ति ऐसी सफलता प्राप्त करे, ये उनके लिए देखा नहीं जा रहा। 2012 की एस राजामौली जी की एक पोस्ट जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं वो जन्म के आधार पर नहीं है तो कर्म के आधार पर है। ये उन्होंने 2012 में एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था एस राजामौली जी ने। उसको लेकर अभी भी जो वामपंथी है, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो उनको टारगेट कर रहा है, जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, क्योंकि वामपंथियों का कला और साहित्य के क्षेत्र पर, फिल्म इंडस्ट्री पर जो वर्चस्व है, वो ये देख नहीं पा रहे कि उनका वर्चस्व हिल रहा है और वहाँ पर एक अपने आप को गर्व से हिंदू कहने वाला व्यक्ति, उसे सफलता मिल रही है और लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं। ये उनके ग्लोबल नैरेटिव के लिए सुटेबल नहीं है, और इस कारण से अंदर से बहुत लोग बौखलाए हुए हैं, परेशान हो गए हैं एस राजामौली जी को और आरआरआर को जो सफलता मिल रही है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि भाई जो नैरेटिव ब्रिटिश और उसके बाद में वामपंथियों ने भारत में स्प्रेड किया, उसके बिल्कुल विपरीत मानसिकता की एक फिल्म कैसे सफल हो गई, और वो वेस्टर्न ऑडियंस को कैसे पसंद आ गई। और इस कारण से ये भारत से भी आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, विदेशों में भी ऐसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, इंटरव्यू के माध्यम से ज़बरदस्ती एस राजामौली जी को घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि एक और प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपके पिताजी आरएसएस पर एक फिल्म लिख रहे हैं, तो क्या वो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने को लेकर आपके क्या इस पर विचार है? तो एस राजामौली जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई उसके पॉलिटिकल क्या उसकी विचारधारा है या कैसे उसका प्रभाव होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे पिताजी ने आरएसएस पर जो कहानी लिखी है वो मैंने पढ़ी, और वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत बहुत ज़्यादा भावुक करने वाली है। ये बात एस राजामौली जी ने वहाँ पर खुलकर कह दी। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है? ये जो कुछ भी जिस प्रकार से ये ग्लोबल नैरेटिव, ये विदेशी बड़े बड़े मीडिया संस्थान, उनकी भारत विरोधी मानसिकता, आपको क्या लगता है कि भारत से कौन उनको चाबी भरता होगा? क्या इसके पीछे आपको कौन लगता है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।